सभी चीज को हम लोग सीख लिए थे। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से अब हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के मेन भाग में पहुंच गए, जहां से इसका सिलेबस का अच्छे ढंग से अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए आप पूरा ध्यान से सीखें और समझें। अब हम लोग उसका पहला भाग, जिसको प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं, उसको सीखने जा रहे हैं। इसलिए आपका पूरा ध्यान चाहिए, पूरा ध्यान से सीखिए। अगर मात्र 5 से 7 मिनट ध्यान बढ़िया से दे दिए तो यहाँ से आपका 4 से 5 नंबर एकदम निश्चित जोन में पहुंच जाएगा, जहां किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। इससे बड़े बड़े कंसेप्ट को आप ठीक कर सकते हैं, जहां काफी महत्वपूर्ण बात हम लोग प्रकाश से संबंधित सीखेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो दोस्तों, प्रकाश का किरण जब किसी सतह से आकर के टकराए, प्रकाश की किरण जब किसी सतह से आकर के टकराता है और टकरा करके लौटने की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से, प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराए और सतह से टकरा करके लौटने की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यहीं से प्रश्न बनते चला जाता है। यहाँ से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न जो कि बोर्ड के एग्जाम में, जनरल कंपटीशन के एग्जाम में कई एक बार पूछा गया है कि बताइए प्रकाश का परावर्तन कितने तरह के होते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन, दूसरा को बोलते हैं हम लोग अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या है, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। हम लोग को खास करके क्लास 10 में बोर्ड के एग्जाम में नियमित परावर्तन को ही पढ़ना है। अनियमित परावर्तन का कोई जगह यहाँ नहीं, बस यहाँ सिर्फ हम लोग जानेंगे कि अनियमित परावर्तन भी होता है। लेकिन पहले हम आपको नियमित परावर्तन बता दें किसको कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण अगर समतल सतह से आकर के टकराए, जब कोई प्रकाश की किरण समतल सतह से आकर के टकराए और टकरा करके जब वापस आ जाए, तो इस घटना को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कब कहेंगे, जब प्रकाश की किरण समतल सतह से टकरा करके वापस लौटे तो उसको हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। समतल सतह से टकरा करके जब कोई प्रकाश की किरण वापस लौटता है, तब प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करता है। इसीलिए हम लोग नियमित परावर्तन को सीखेंगे। तो चलिए अनियमित परावर्तन को भी थोड़ा देख लेते हैं कि है क्या। अगर कोई प्रकाश की किरण खुरदरा सतह से या रुखड़े सतह से आकर के टकराए और टकरा करके जब ये वापस लौटता है, तो टकरा करके वापस लौटने वाला जो किरण है प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए इसे हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं और इसे हम लोग नहीं सीखते। आप सही सोच रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, तो बस 2 मिनट में आप समझ पाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन का क्या नियम है। वहां भी एक बार हम आपको अनियमित परावर्तन के बारे में बताएंगे। तो चलिए आप समझ पाए कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ पद है जिसे जानना जरूरी है। उसे जानने के बाद ही हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम को जानेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ पद है। एक पद यहाँ हम लिखते हैं, 6 तरह का पद है। इसके बारे में हम आपको डिटेल्स बताएंगे। इसकी परिभाषा के पीछे हम लोग ज्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपका बुक में है, उसको आप देखिए, वहीं से लिखिए। हम यहाँ बस आपको समझा देंगे, आपको यही याद हो जाएगा। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन से संबंधित क्या पद है, इसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहला बात हम आपको बता दें कि प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे समतल जो सतह होता है वो दर्पण है, और वो समतल दर्पण है। दर्पण भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, दर्पण भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दर्पण 2 तरह के होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। यहाँ हम समतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं कि
सबसे बढ़िया समतल सतह का बढ़िया उदाहरण है जिसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। और यहाँ समतल दर्पण से ही संबंधित हम कुछ किरण आरेख खींचे हैं, इससे संबंधित कुछ पद को देखेंगे। तो यहाँ देखिए हम समतल दर्पण बनाए हैं, एक लकीर खींच के इस तरह से अगर जो बनाया जाए तो इसको इंगित करता है समतल दर्पण। और समतल दर्पण पर एक प्रकाश का किरण देखिए आकर के पड़ रहा है, यहाँ से टकराया, टकरा करके वापस लौट रहा है। एक घटना जैसे ही होता है तो यहाँ पर कुछ पद बन जाते हैं। क्या क्या पद बन गए हैं इसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहला पद है जिसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। तो प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण किसको कहेंगे, इसको आप समझिए खूब बढ़िया से, एनर्जी के साथ समझिए, आपको यही याद होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक समतल दर्पण है जो एक समतल सतह का कार्य कर रहा है। अगर कोई प्रकाश की किरण आकर के समतल दर्पण से टकराए तो आने वाला किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। फिर से, अगर कोई प्रकाश की किरण आकर के समतल सतह से टकराए तो आने वाला किरण, यह आने वाला किरण जो दर्पण से आके टकरा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। अब यही किरण जब टकरा करके पुनः जब वापस लौटेगा, यही किरण जब टकरा करके समतल सतह से जब वापस लौटेगा तो वापस लौटने वाला किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। वापस लौटने वाला किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। यह वापस लौटने वाला किरण है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। तो समतल सतह से आने वाला किरण को आपतित किरण, टकरा करके वापस लौटने वाला किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। तीसरा इसका एक पद है जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। देखिए समझिएगा आपतन बिंदु क्या है। तो समतल सतह के जिस बिंदु से आकर के प्रकाश की किरण टकराता है, समतल सतह के जिस बिंदु से आकर के प्रकाश की किरण टकराता है, वह बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। समतल सतह के जिस बिंदु से आकर के प्रकाश का किरण टकराएगा वह बिंदु कहलाएगा आपतन बिंदु। आगे आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक अभिलंब हम लोग खींचते हैं इसके नियम को जानने के लिए। आपतन बिंदु पर जो हम लोग काल्पनिक अभिलंब खींचते हैं उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। यानी कि यह अभिलंब जो है वो काल्पनिक है। आप देख पा रहे हैं, हम प्रकाश का चैप्टर जो पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, अगर ऐसे डॉट डॉट लाइन खींचे तो समझ जाइए वो काल्पनिक। डॉट डॉट के मतलब काल्पनिक को दर्शाता है। तो चलिए जो काल्पनिक हम लोग रेखा खींचे इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब, ये दोनों के बीच आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक कोण का निर्माण हो रहा है। आपतित किरण अभिलंब के बीच आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक कोण का निर्माण हो रहा है। इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन का कोण। कौन सा कोण है? एक कोण है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन का कोण। और ये टकरा करके वापस लौटने वाला किरण जिसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, इस किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन का कोण। याद करना बिल्कुल आसान है। आपतित किरण के साथ जो कोण बना आपतन का कोण, परावर्तित किरण के साथ जो कोण बना परावर्तन का। चलिए आपतन का कोण और परावर्तन का कोण भी समझ गए। आप समझ पाए कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित इसके किरण आरेख को जब हम लोग दर्शाते हैं तो इसमें कुछ पद बनते हैं जिसको जानना जरूरी है। ये सारे पद था प्रकाश के परावर्तन से। यहाँ से एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि कभी कभी आपसे बस यही प्रश्न एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख खींचे। प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख खींचे, जो बिल्कुल आसान है। अगर यहाँ पर जो खींचे गए आरेख को आप समझ पा रहे हैं तो यही किरण आरेख है। ये जो पूरा बनाए हम, यही किरण आरेख है। अगर एग्जाम में आए कि प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख खींचे, बस नीचे एक दर्पण बनाइए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और सभी पद को दर्शा दीजिए, यही किरण आरेख है। तो ये प्रकाश के परावर्तन का जो है कि किरण आरेख हुआ। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इससे आने वाला जो प्रश्न है उसके बारे में अब हम जानेंगे। लेकिन यहाँ से भी आप देख लीजिए,
ये सभी पद को आपको याद चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ यही एग्जाम में आपसे पूछेगा कि आपतित किरण किसे कहेंगे, या 2 नंबर का प्रश्न है। अगर आप सही से समझ पा रहे हैं तो कितना आसानी से आप नंबर को जो है कि एक्सेप्ट कर पाएंगे, आप खुद समझ गए होंगे। आपतित किरण किसको कहते हैं, परिभाषा भी उतना ही आसान है। किसी समतल सतह से आके टकराने वाला किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित भी उसी तरह से, इसलिए सभी आप याद करेंगे, आपका बुक में भी है, बुक भी आप पढ़ेंगे। तो चलिए इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को हम जानते हैं, जो आने वाला बोर्ड का एग्जाम है, जो बार बार बोर्ड का एग्जाम जो पूछता है उसे हर हाल में उससे एक न एक प्रश्न पूछा जाता है, और जनरल कंपटीशन में भी उससे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आप मेन भाग को आप समझे, मेन कंसेप्ट को आप समझे। इससे संबंधित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है, देखिए हम VVI भी लिखे हैं, ये प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन का नियम बताएं। प्रकाश के परावर्तन का नियम बताएं। कभी कभी तो एग्जाम में बस इतना ही पूछ लेता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है, पहला नियम ये है, दूसरा नियम ये है। बिल्कुल आसानी से आपको याद होगा, बस यहाँ 2 मिनट ध्यान दीजिए। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, समझ रहे हैं, जो आकर के दर्पण से टकराया था, आपतित किरण टकरा करके वापस लौटने वाला किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु जहां आकर के टकराया था और उस पर खींचा गया जो अभिलंब, काल्पनिक अभिलंब खींचे थे, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे, इसको देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है। ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों के तीनों जो है कि एक ही तल पर है। यही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम तो और भी बिल्कुल आसान है। आप देख पा रहे हैं, आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन का कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन का कोण। और आपतन का कोण परावर्तन को कोण के बराबर होता है। आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। देखिए, आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कोण AO, यहाँ वो है AOC, मतलब कोण A है, इसके बराबर हो जाएगा दूसरा वाला कोण COB, कोण COB। और हम अभी बात कर रहे थे कि आपतन के कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन के कोण को R से सूचित करते हैं। इसीलिए यहाँ एक समीकरण बनता है कोण I बराबर कोण R, जो जब हम लोग नंबरिकल का प्रश्न जब बनाएंगे, अंकित प्रश्न बनाएंगे, तो वहां पर भी इसका हम लोग यूज करते हैं। मतलब प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम, आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है, इसीलिए कोण I बराबर कोण R। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए इसको हम दोबारा दोहराए ताकि आपको अच्छे से जो है कि समझ में आ जाए और इसको ज्यादा रटना नहीं पड़े। आप ध्यान देंगे, घर में जब वीडियो देख लेंगे तब निश्चित रूप से इसका सारा पद को आप याद करेंगे। यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको बताएं कहाँ नहीं सीख पा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है, तब आपके समस्या को समाधान हम बिल्कुल आसानी से करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक हम लोग परावर्तन के नियम को देखे और परावर्तन का 2 नियम हम लोग देखे। अब हम लोग परावर्तन के नियम से ही संबंधित कुछ और बात है उसको हम लोग देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत आता है कि अगर कोई समतल दर्पण पर सीधा प्रकाश का किरण पड़े तो उसके साथ क्या स्थिति उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार कि अगर किसी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आकर के पड़े तो टकरा करके लौटने पर जो आने वाला किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको हम लोग कोण I कहते हैं। लौटने वाला किरण के साथ अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको हम लोग कोण R कहते हैं।
अगर हम लोग क्या करें कि ये आने वाला जो किरण है अविलंब के साथ जो कोण आई बना रहा है, इसको अगर हम लोग छोटा करें, मान लिया जाए कि पहले से जो कोण बना करके आ रहा है वो 60 डिग्री का कोण है, आई बराबर 60 डिग्री, तो निश्चित रूप से आर का भी मान 60 डिग्री का ही होगा परावर्तन के नियम से। अगर हम लोग यही कोण को आधा करके इससे डालते हैं, हाफ कर लेते हैं, अगर हाफ कर रहे हैं तो यहाँ कोण आई अगर 30 डिग्री है, तब परावर्तन के नियम के अनुसार ये लौटने वाला किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाएगा वो भी 30 डिग्री का ही होगा। अगर ये आपतित किरण को अविलंब के साथ और छोटा कोण बना करके वापस ये दर्पण पर लाते हैं, तो देखिए अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर हम लोग 10 डिग्री के कोण बना करके 10 डिग्री के कोण बना करके ये दर्पण पर डालते हैं, तब परावर्तन के नियम के अनुसार कोण आर का भी मान 10 डिग्री का ही होगा। अगर ये आपतित किरण को हम 0 डिग्री का बना करके दर्पण पर डालें, 0 डिग्री का बना करके अगर हम लोग ऐसे दर्पण पर डालें, तो निश्चित रूप से परावर्तन के नियम के अनुसार कोण आई बराबर जब 0 होगा तो कोण आर बराबर भी 0 होगा। और जब कोण आई बराबर जब 0 हो जाता है तो आप देख पा रहे हैं कि आपतित किरण ये अविलंब के साथ होकर के दर्पण के ऊपर आकर के पड़ रहा है। ऐसे स्थिति में आपतित किरण, लौटने वाला प्रवर्तित किरण और अविलंब तीनों संरेख हो जाता है, मतलब एक के ऊपर ही हो जाता है, जिसके वजह से कोण आई और कोण आर दोनों का मान शून्य हो जाता है। और हम लोग कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर बराबर 0, शून्य हो जाएगा। इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। जब परावर्तन के नियम के अनुसार कोण आई बराबर कोण आर बराबर जब 0 हो जाएगा, तब इसका स्थिति कैसा उत्पन्न होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए फिर से इसको हम आपको दिखा देते हैं बना करके। ये देखिए समतल दर्पण है, और ये अभिलंब है। अगर हम लोग अभिलंब से ही प्रकाश की किरण को डालें दर्पण पर, तो निश्चित रूप से अभिलंब के साथ 0 डिग्री बना करके आ रहा है, और वापस लौटने वाला किरण यही रास्ते से वापस लौटेगा, तब जाकर के हम लोग कह सकते हैं कोण आई कोण आर का मान 0 होगा। अर्थात हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण जिस रास्ते से आती है वही रास्ते से वापस लौट जाती है, और तीनों रेखा संरेख हो जाता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब। तो ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन से ही संबंधित ये पाठ था। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि समतल दर्पण पर सीधे पड़ने वाले प्रकाश की किरण की स्थिति बताएं। तो चलिए आप ठीक से समझ पाए होंगे, और लास्ट में फिर से इसके बारे में बस एक ही बात हम बोर्ड के एग्जाम के अनुसार आपको बता देना चाहते हैं कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अगर लंबवत पड़े तो जिस रास्ते से आती है वही रास्ते से वापस लौट जाती है, और ऐसे स्थिति में कोण आई का मान भी 0 होता है, कोण आर का मान भी 0 होता है। तो आइए हम लोग प्रकाश के परावर्तन में प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। ये प्रतिबिंब से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या क्या विशेषता है, सभी अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिबिंब है क्या। तो हम लोग जो अपने आईने के सामने जो अपने चेहरे को देखते हैं, उसमें बनने वाला जो फिगर है जिसको हम लोग देखते हैं, उससे देख करके बाल झाड़ते हैं, वो दर्पण में जो बना हुआ जो हम लोग के जैसा सेम टू सेम जो पार्ट्स होता है बन करके तैयार होता है, वो भी प्रतिबिंब है। स्टूडियो में जाकर के फोटो खिंचाते हैं, और स्टूडियो वाला जो हम लोग को फोटो खींच करके देता है वो भी प्रतिबिंब है।
तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि प्रतिबिंब है क्या, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। और ये प्रतिबिंब जो होता है ये दो तरह के होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे? अगर कहीं हम लोग को कोई प्रतिबिंब बना करके दे रहा है और वास्तव में दे, अगर वास्तव में देता है तो उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब बने लेकिन सिर्फ हम लोग कल्पना करें तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब जो है कि काल्पनिक प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण, दर्पण को जैसे हम लोग देखते हैं तो हम लोग कहीं जैसा जो प्रतिबिंब जो फोटो बनता है, हम चाहें कि उसको निकाल लें, प्राप्त कर लें, तो उसे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब है। लेकिन जैसे हम लोग स्टूडियो जाते हैं और हम कैमरा से फोटो खींच करके पेपर पर जो निकाल करके स्टूडियो वाला देता है वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। और दूसरा गुण दोनों में देखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, मतलब पेज पर चाहे तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग ले सकते हैं, कपड़े पर ले सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उसको चाहे कि कोई पेज पर दे दे काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पेज पर उतार नहीं सकते हैं। इसीलिए एग्जाम में पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तब पर्दे पर हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को उतार सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग स्टूडियो में जो जाकर के फोटो खिंचवाते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब है, लेकिन हम लोग को सीधा कैसे देता है फोटो खींच करके? तो सीधा नहीं देता है, वो फोटो आपको उल्टा ही देता है। जैसे हम आपको बता दें, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पेज है, एक पेज आप समझ सकते हैं कि ये सीधा है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना तो प्रतिबिंब जो बन करके तैयार होता है ऐसे उल्टा ही बन करके तैयार होता है, लेकिन हम लोग देखने के क्रम में उसको हम लोग सीधा करके देखते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को तो आप समझ पाए, काल्पनिक को भी समझ पाए, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग आरेख में भी देख लेते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को। काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त जो होता है, जो हम लोग ज्यादा से ज्यादा देख पाते हैं और समतल दर्पण में देखते हैं। तो आइए उसका एक हम लोग आरेख को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये में एक समतल दर्पण है, इसके सामने ये भी एक वस्तु को रखा गया है। इस वस्तु के हर एक पार्ट से प्रकाश की किरण निकलता है और दर्पण पर जाकर के टकराता है। लेकिन प्रतिबिंब को समझने के लिए यह वस्तु से हम लोग 3 प्रकाश की किरण लिए हैं जो जाकर के दर्पण से टकरा रहा है और प्रवर्तन के नियम को फॉलो करते हुए वो वापस लौट रहा है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये वस्तु जो ये भी है, इसके सबसे ऊपरी भाग से पहला किरण निकला है और जाकर के दर्पण से टकराया है। अब परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए हम लोग देख रहे हैं कि जिस रास्ता से गया है वही रास्ता से वापस लौट रहा है। इसका दूसरा प्रकाश की किरण को आप देख पा रहे हैं जो इसके नीचे से सीधा जाकर के दर्पण पर पड़ा है और परावर्तन के नियम को पालन करते हुए जिस रास्ते से आया गया वही रास्ता से वापस लौट रहा है। यही वस्तु से तीसरा प्रकाश की किरण जो निकला है ये से इस तिरछा दर्पण पर पड़ा है, दर्पण से परावर्तन के बाद ये भी नियम को पालन करते हुए वापस लौटा है। तो आप परिभाषा में देख पा रहे हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर
आपको लग रहा है कि वापस लौटने वाला एक किरण ये है, दूसरा किरण ये वापस लौटेगा, ये लौटेगा, लग रहा है कि तीनों किरण में से कोई किरण एक दूसरे को काटेगा, तो निश्चित रूप से तीनों में से कोई भी किरण एक दूसरे को काटने वाला नहीं है। तो परिभाषा में हम लोग जानेंगे कि ये वास्तविक रूप से मिलेगी नहीं, बल्कि किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। तो हम लोग देखते हैं कि किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति देखे तो देख पाएगा कि ये जो किरण है इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ से कोई देखे तो उसको लगेगा कि यह इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ से देखने के बाद इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है। अगर ये तीनों प्रकार की किरण को अगर हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, और हम लोग बात किए थे कि पीछे, दर्पण के पीछे के मतलब काल्पनिक हुआ, और काल्पनिक रेखा को हम लोग टूटी रेखा से दर्शाते हैं। काल्पनिक रेखा को हम लोग टूटी रेखा से दर्शाते हैं, और पीछे जब हम लोग रेखा को खींचे थे, टूटी रेखा है, हम लोग देख पा रहे हैं कि एक किरण ए जो पीछे जैसे ही खींचे थे यहाँ जाकर के काटा, दूसरा किरण ये है जो जाकर के यहाँ पर काटा, और जैसे ही ये तीनों जगह से हम लोग देखते हैं तो यहाँ से आता हुआ एक किरण प्रतीत होता है, लग रहा है कि जैसे यहीं से आ रहा है। एक किरण भी यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, एक किरण भी यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, और एक किरण भी यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। और जहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और यह प्रतिबिंब चूंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए बनने वाला जो प्रतिबिंब आप देख पा रहे हैं ए डैश बी डैश, एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। और इससे बहुत सारे और प्रश्न बनेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। समतल दर्पण की जब हम लोग विशेषता पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि दर्पण के सामने जितना बड़ा वस्तु लिए हैं उतना ही बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बना। यह समतल दर्पण का विशेषता है। समतल दर्पण का यह पहला विशेषता है कि वस्तु जितना बड़ा दर्पण के पीछे लेते हैं उतना ही बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा विशेषता है कि दर्पण से जितना आगे आप वस्तु रखिएगा, दर्पण से उतना ही पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये इसका दूसरा विशेषता है। समतल दर्पण का तीसरा विशेषता है, ये जो प्रतिबिंब है वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। वस्तु को देखिए ऐसे सीधा है, यहाँ भी प्रतिबिंब इसका जो है कि सीधा ही बना। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का जो चौथा विशेषता है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो समतल दर्पण के सामने रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो चौथा विशेषता है वो यह है कि बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। यानी समतल दर्पण के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है उसका चौथा विशेषता है कि वह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का तात्पर्य है कि अगर दर्पण के सामने आप हैं, आप दाएं हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब जो बना हुआ है उसमें बाएं हाथ उठाएगा। अब दायां कान छुएगा तो उसमें बायां कान छुएगा, अब बायां हाथ उठाएगा तो उसमें दायां हाथ उठाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा, जो दर्पण के सामने रखे वस्तु का चौथा विशेषता है। तो ये सारा जो है कि विशेषता समतल दर्पण का है। समतल दर्पण के विशेषता को आप ध्यान में रखिए, और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो फिर से एक बार हम इसको दोहरा देते हैं। वस्तु जितना आगे हम लोग रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, वस्तु जितना बड़ा रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब जो है कि सीधा रहता है, और प्रतिबिंब जो समतल दर्पण में बनता है वस्तु की अपेक्षा जो है कि पार्श्विक रूप से विस्थापित होता है। तो चलिए समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को देखें हम लोग। अरे समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना इसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ से हम लोग प्रतिबिंब की परिभाषा को देखें। यहाँ पर आगे वाला पार्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए जिस बिंदु पर मिलती है, तो यहाँ मिल नहीं रहा है किरण आरेख में। ये जिस बिंदु पर मिलती है तो ये बिंदु पर मिल नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है, तो ये किसी बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसलिए आता हुआ जब प्रतीत हो तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। आता हुआ जब प्रतीत हो
तब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। इसी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। लेकिन आप समझिए, अगर किसी बिंदु पर जाकर के मिल जाए, वास्तविक रूप में मिले, जिस बिंदु पर मिलती है अगर मिल जाए, तब बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का तो किरण आरेख आप देख लिए, हम आपको यहाँ दिखा दिए कि देखिए ऐसे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ से आता हुआ प्रतीत होता है। अब आपको यह लग रहा होगा तब वास्तविक प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसा होगा, उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि वहां मिल रहा है तो वहां प्रतिबिंब बनेगा। तो बस इसके आगे की कड़ी में जब हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, वहां भी ऐसा किरण आरेख आएगा, वहां भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वहां हम आपको वास्तविक प्रतिबिंब का किरण आरेख बना करके बताएंगे कि कैसे दो किरण एक दूसरे को काटेगा तब वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर बस आप समझिए कि जब दो किरण आपस में एक दूसरे को काटेगा तो वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आरेख हम लोग आगे की कड़ी में देखेंगे जब गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तब। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्रतिबिंब को देखें, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, और इसके आगे की कड़ी में और कुछ जो होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। और अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है आपको वीडियो देखने में, समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें कि इसको किस तरह से जो है ठीक किया जाए।